Hello, my dear students of class 9th. As you have already promoted in your new class after this COVID-19, due to this epidemic COVID-19, now today we are going to study our first chapter of biology. Its name is Cell, the fundamental unit of life. Before the chapter will start, we are going to know something about बायोलॉजी व्हाट इज बायोलॉजी एंड अदर फैक्ट्स। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आता है बायोलॉजी क्या है। तो देता है कि बायोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज लाइफ एंड लिविंग लिविंग थिंग्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इट आल्सो स्टडीज हाउ ऑर्गेनिज्म रिएक्ट विथ ईच अदर एंड इन्वायरमेंट। बायोलॉजी बायोलॉजी साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम जीवन के बारे में और लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुओं के इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। और ये और भी चीज बताता है कि हाउ कैसे कोई ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। फिर देखिए, द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। देखिए, ये वर्ड जो बायोलॉजी बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड बायोस एंड लोगोस से लिया गया है। इसका मतलब है बायोस मतलब लाइफ एंड लोगोस मतलब स्टडी। तो एक और डिफिनीशन आता है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। फिर आइए, हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो एरिस्टोटल, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इस पॉइंट में एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बोटनी। फिर आइए जूलॉजी। जूलॉजी, the the part of biology in which we study about plants is known as botany। सॉरी, मैंने botany का पहले बोल दिया, तो पहले botany देख लीजिए। the part of biology in which we study about plant and its kingdom is known as botany, and the part of biology in which we study about animals and humans and their parts is known as zoology। फिर आता है who is father of zoology। then एरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। तो एरिस्टोटल को यहाँ पे याद रखेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कौन? एरिस्टोटल। फिर आता है फादर ऑफ बोटनी यानी थियोफेरेटस। थियोफेरेटस साहब को बोटनी पिता कहा जाता है। फिर आइए, हमारा जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं। उसको हम पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं उसको। तो सबसे पहले आता है सेल। तो सेल में जान लीजिए, सेल सबसे पहले सेल शुरू करना है। तो सेल में सेल हम लोग बायोलॉजी के किस किस ब्रांच करते हैं, तो वो ब्रांच होता है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी का यहाँ डिफिनीशन दिया हुआ है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर फंक्शन एंड केमिस्ट्री ऑफ सेल इज सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम स्ट्रक्चर फंक्शन और उसकी केमिस्ट्री यानी केमिकल केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं सेल बायोलॉजी। फिर आता है साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या? सेल के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में पढ़ना इज कॉल्ड साइटोलॉजी। फिर आइए, व्हाट इज सेल। तो द सेल सेल जो है ये लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स। जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स यानी छोटा कमरा। लैटिन वर्ड सेलुला मीनिंग स्मॉल रूम। फिर आई, the cell is the basic structural, functional and biological unit of all known living organisms। सेल जो है हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ और प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ। किसी भी लिविंग थिंग के
जो जीवन का आधार होता है वो सेल होता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। तो यहाँ देखिए, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं उसमें सेल जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है सबसे छोटी इकाई है किसी के भी जीवन की। सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ इनक्लोज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन which contains many biomolecules such as protein and nucleic acid। सेल जो है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है, nucleus और बहुत सारा पार्ट होता है, वो एक मेम्ब्रेन के तहत होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। which contain, जो क्या रखता है मेम्ब्रेन अपने अंदर, क्या रखता है बहुत सारा बायोमोलेकुल्स जैसे कि प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अ सेल कन्फ्लिक्ट्स इटसेल्फ विद इन अ बाउंड्री। एक सेल जो है खुद को एक बाउंड्री में रखता है। It acts as life supporting chamber and has balanced environmental for all life processes to occur। देखिए जितना भी जितना भी हमारा बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ होता है वो वहाँ हम जो बैलेंस इन्वायरमेंट होता है वो क्या करता है, लाइफ सपोर्टिंग चैम्बर होता है एंड हैज अ बैलेंस्ड इन्वायरमेंट। जिसके पास देखिए पहला याद रखिएगा कैसे एक्ट करता है, तो इट एक्ट एज अ लाइफ सपोर्टिंग चैम्बर, लाइफ सपोर्टिंग चैम्बर की तरह एंड हैज अ बैलेंस्ड इन्वायरमेंट फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस टू अकर। जितना भी लाइफ प्रोसेस होता है एक लिविंग थिंग्स में, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसका इन्वायरमेंट, किसका इन्वायरमेंट, सेल का इन्वायरमेंट, वो अपने पास रखता है। फिर आइए, द टर्म सेल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। वो ईयर 1665 जब फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम इंग्लिश साइंटिस्ट मिस्टर रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया था। जब वो ईयर कौन सा था, 1665, which was introduced by English scientist namely रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ईयर 1665 में सेल के बारे में बताया था। उसके बाद कुछ दिनों बाद ईयर था 1674, यानी आफ्टर 9 years, after 9 years, Anthony von Leeuwenhoek, a Dutch scientist, told about free living cell in the form of bacteria। तो बैक्टीरिया का खोज हुआ, वो ईयर था 1674। 1674 में बैक्टीरिया का खोज हुआ। आफ्टर 9 years, ना 9 साल बाद, यानी सेल के 9 साल बाद, सेल की खोज होने के 9 साल बाद, वो ईयर था 1674 जब एंटनी वन ल्यूवेनहुक ने, जो क्या थे, एक डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्री लिविंग सेल यानी बैक्टीरिया के बारे में बताया। फिर यहाँ देखिए ये थोड़ा सा मुड़ गया है तो आप इसे देख लेंगे। और देखिए डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल, अदर डिस्कवरीज जो है, तो वो 1831, वो ईयर था 1831, व्हेन न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन, जो एक बोटानिस्ट थे यानी प्लांट के बारे में जानने वाले, वो जो बोटनी को जानते हैं उन्हें बोटानिस्ट, और जो जूलॉजी को जानते हैं उन्हें जूलॉजिस्ट। तो वो ईयर था 1831 व्हेन द बोटानिस्ट मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन टोल्ड अबाउट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी 1831 में। फिर आइए, फिर अगला बार एक फ्रेंच बोटानिस्ट 1835 में नेम फ्लेक्स
Dujardin gave the word सरकोडा. सरकोडा किसको बोलते हैं? जो सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल ऑफ प्रोटोजोआ में होता है उसे हम बोलते हैं सैरोकोडा. वो ईयर था 1835 जब फेलिक्स डुजार्डिन ने इसे बताया था. फिर स्केल्डन, एमजे स्केल्डन ने 1838 में सजेस्ट किया दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. जो सारे पेड़ पौधे भी होते हैं वो भी सेल के बने होते हैं, वो बताया एमजे स्केल्डन ने 1838 में. इन 1839 टी स्वान stated that all animals also consist of cell. और फिर 1839 में ये टी स्वान साहब ने बताया कि सबसे पहले प्लांट्स के बारे में बताया स्केल्डन साहब ने 1838 में, उसके एक साल बाद यानी 1839 में ऑल एनिमल्स आर आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल ये बताया टी स्वान साहब ने. बोथ ऑफ दी डिस्कवरीज फॉर्म द बेसिक ऑफ सेल थ्योरी. ये जो था सेल थ्योरी का नाम आप पढ़ेंगे आगे. सेल थ्योरी का आधार इसी दो को माना गया है. कौन कौन? ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल in 1838 by M.J. Skeldon, and in 1839 T. Swan he said that all animals are also consist of cell. फिर 1839 में यानी जिस साल स्वान साहब ने बताया था कि ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ, उसी साल जेई प्रोकंज गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग कंटेंट प्रेजेंट इन द सेल. जेई प्रोकंज ने जो भी सेल के अंदर जो भी लिविंग प्रेजेंट होते हैं यानी क्या लिविंग कंटेंट, उसके बारे उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और उसके बारे में बताया जेई प्रोकंज साहब ने. वो ईयर था 1839. फिर 1855 रुडोल्फ विर्चो प्रपोज्ड दैट hypothesis of hominis cellula e cellula, that is all living cells arise from pre-existing cell. जो भी नए सेल होते हैं जैसे मान लीजिए ये कोई पुराना सेल है, ठीक है, और तो इससे जो न्यू एग्जिस्टिंग सेल होगा वो बनेगा इससे. तो यहाँ आप देख लीजिए प्री एग्जिस्टिंग सेल इसको बोलेंगे. प्री एग्जिस्टिंग सेल और इसको बोलेंगे न्यू सेल. ठीक है, तो जो भी प्री एग्जिस्टिंग न्यू सेल उत्पन्न होता है कहां से उत्पन्न होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से. कहां से? प्री एग्जिस्टिंग सेल से. फिर आइए in 1863 Huxley described protoplasm as the physical basis of life. प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं, वो बताया हक्सले ने 1863 में. In 1866 Haeckel proposed that nucleus is the storehouse of hereditary material and is responsible for the transmission of hereditary. देखिए जो भी हेरिडिटी कैरेक्टर होता है यानी वो कैरेक्टर जो मेल पेरेंट या फीमेल पेरेंट से इसमें क्या बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग में जाता है, वो कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में. और इस बात को सबसे पहले बताया 1866 में हैकेल ने. फिर वो ईयर था 1940 जब नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया, विच मेड द स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल. जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल थे उनको पॉसिबल पुराने यानी जो इनका माइक्रोस्कोप था रॉबर्ट ब्राउन साहब लिवेन हुक साहब का, उससे नहीं पढ़ा जा सकता था. तो 1940 में नल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल का
पढ़ना आसान बना दिया, मुमकिन कर दिया। पहले नहीं तो वो इसके पहले यानी इसका जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर नहीं हुआ था, देखिए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर नहीं हुआ था तो ये पढ़ पाना नामुमकिन था, मुमकिन ही नहीं था। तो फिर देखिए आगे क्या दिखाता है, और आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए फिर आते हैं व्हाट इज सेल। देखिए सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो सेल किस चीज से बनता है और उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ेंगे तो वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स, तो उसमें हम 3 फीचर मेनली पाएंगे। पहला होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होगा न्यूक्लियस एंड तीसरा होगा साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला देखते हैं टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए तो या सेल मेम्ब्रेन बोलिए तो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखिए, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल नाइगेली एंड सी कार्मर इन 1855। 1855 में कार्ल नाइगेली एंड सी क्रैमर ने इसे ढूंढा था। ये क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिविंग होता है यानी सजीव होता है, थिन यानी पतला होता है, डेलिकेट एंड इलास्टिक में, इलास्टिक मतलब मरने वाला। और ये किसका बना होगा, लिपिड्स और प्रोटीन्स का। किसका बना होगा, लिपिड्स, किसका बना होगा, लिपिड्स और प्रोटीन्स का। फिर देखिए कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है सेल को। सेल को ये कैसे, ये जो होता है, जो भी कंटेंट होते हैं सेल के, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में नहीं मिलने देता है, उसको अपने पास ही रहने देता है। फिर देखिए वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, हमारा आज का लास्ट टॉपिक, वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन because it only permits the entry and exit of selected material and hence it is called selectively permeable membrane। ये जो है कुछ सेलेक्टेड थिंग्स को ही सेल के अंदर या बाहर आने जाने देता है, जिसके कारण इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। चलिए फिर आज की टॉपिक यानी आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। नहीं आएगा, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ आप पूछ लेंगे। और फिर तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टडीज ऑनेस्टली करते रहिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।